हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछले 3 अटेम्प्ट्स के न्यू सिलेबस के क्वेश्चन पेपर देखा है तो म्यूचुअल फंड चैप्टर से एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही है, विच इज़ ऑफ अराउंड 5 marks and which is also the first question of the question paper itself. So this is a pretty important topic and अगर आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो आई डोंट थिंक आपको वो 5 marks अटेन करने में कोई प्रॉब्लम होगी. So before we start to solve those practical questions, I would like to talk about some of the basic concepts related to mutual fund. So what is a mutual fund? A mutual fund is an investment vehicle. So a mutual fund is an investment vehicle which provides an opportunity to small investors to invest their capital into the capital market. So these are small investors, okay, and these guys give their money to the mutual fund and then the mutual fund invest that capital into the capital market. It can invest into equity or debt. और फिर ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो इन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है. वट एवर द प्रॉफिट या लॉस है वो इन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है. और म्यूचुअल फंड ये जो सर्विस देते हैं इन्वेस्टर्स को वो इसके बदले कुछ फीस चार्ज करते हैं जो म्यूचुअल फंड की इनकम होती है. सो म्यूचुअल फंड जो भी सर्विस देते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, दीज गाइज चार्ज अ फी फॉर दैट. तो अब जो म्यूचुअल फंड की फीस होती है, फीस ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज ऑफ 3 types. फर्स्ट इज द फ्रंट एंड लोड, second is the back end load, and third is your expense ratio और annual charges. जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है वो फंड आपको स्टार्टिंग में एक फीस चार्ज करे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड लोड. दिस इज चार्ज व्हेन यू मेक द इन्वेस्टमेंट. बैक एंड लोड होता है कुछ फंड्स जब आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हो सो वो एक फीस हो सकता है चार्ज करें, दैट इज कॉल्ड बैक एंड लोड. दिस इज चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. और एक्सपेंस रेशियो होता है कि म्यूचुअल फंड के जो भी खर्चे होते हैं म्यूचुअल फंड चलाने के, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ की सैलरी या कोई भी ऑफिस का खर्चा या एडवर्टीज़मेंट का खर्चा या XYZ कोई भी खर्चा जो भी होता है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से ही चार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो. सो ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेस्ड द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ज़रूरी नहीं है कि हर फंड फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड चार्ज करें, बट एक्सपेंस रेशियो तो आपको हर फंड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%. तो आपके जो एग्ज़ाम में फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक. We will only be studying how to calculate the front end load and the back end load. Before we move to solve the practical questions related to these topics, आपको कुछ और बेसिक चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी. For example, how to calculate the fund size. You need to learn how to calculate the fund size and fund size के basis पे the नेट असेट वैल्यू ऑफ द फंड और द NAV ऑफ द फंड. अभी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम फंड साइज कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड. मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि फंड साइज का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. म्यूचुअल फंड के पास जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितने भी उसने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इक्विटी फंड है तो उसने इक्विटी में जितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है
और जो भी उसका पैसा कहीं अगर रिसीवेबल है या कहीं से पैसा आना है, सो वो सब उसके असेट में काउंट होता है। एंड लाइबिलिटीज़, जो भी म्यूचुअल फंड के खर्चे होते हैं या जो भी एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब आता है लाइबिलिटीज़ में। सो जब हम लाइबिलिटीज़ को असेट्स में से माइनस कर देते हैं तो वी गेट द नेट फंड साइज। और जब हम नेट फंड साइज को हम नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड की जो टोटल यूनिट्स हैं, तो वी गेट द NAV। अभी जब हम इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो ये था बेसिक ओवरव्यू। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने बुक्स में जो एक सॉल्व एग्जांपल था वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द NAV पर यूनिट। सो NAV फाइंड करने से पहले वी नीड टू फाइंड द फंड साइज। सो फंड साइज का फॉर्मूला होता है फंड साइज, नेट फंड साइज या पोर्टफोलियो वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू of investment plus receivables plus accrued income। ये बेसिकली टोटल जो असेट्स हैं फर्म के। अक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो फर्म ने अर्न कर ली है, जो म्यूचुअल फंड ने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है बट अभी तक मिला नहीं है, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्रूड इनकम। ओके, एंड जो भी रिसीवेबल्स हैं कहीं से फंड को पैसा मिलना है, एंड जो भी उसका जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका जो मार्केट वैल्यू है, ये सब हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट टोटल असेट्स। एंड इसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म which are the liabilities जो भी है या जो भी accrued expenses हैं या जो भी अदर कोई भी liability है फर्म की, that will be a part of total liability। इसको हम टोटल asset में से माइनस कर देंगे, we will get the portfolio value। एंड जब हम portfolio value को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द नेट असेट वैल्यू। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। असेट्स क्या क्या हैं हमारे पास? असेट्स हैं, एक्रूड इनकम है, वी हैव रिसीवेबल ऑफ 1 लाख, एंड लाइबिलिटीज़ में हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं 50,000 की एंड एक्रूड एक्सपेंसेस है 50,000 के। पोर्टफोलियो वैल्यू विल बी एक्रूड इनकम 1 लाख प्लस receivables of 1 lakh minus liability of 50,000 and minus accrued expenses of 50,000. I forgot to add the market value of portfolio, market value of investment, which is 180 lakhs. इसमें हम ऐड करेंगे market value of investment 180 lakhs. So this will come to 181 lakhs. So portfolio value is 181 lakhs. अब NAV फाइंड करने के लिए we will divide the portfolio value by the number of units. Number of units हैं 10 lakhs. So this divided by 10 lakhs, we will get NAV of 18.10 rupees per unit. So that's how you calculate the portfolio value and the NAV. I hope आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। ओके, ये आपकी बुक्स से ये क्वेश्चन था, एंड हो सकता है यही क्वेश्चन फिगर चेंज करके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाए। So that's how you calculate the portfolio value and that's how you calculate the NAV. Okay, so ये next question हमारा है. This is an examination question. This came in
2018 June paper, and this is a similar question जैसा हमने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था. बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है लास्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, इस क्वेश्चन में हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है. तो ये म्यूचुअल फंड का डेटा है हमारे पास. इस म्यूचुअल फंड ने इन 5 कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया है और इसके पास इतने इतने शेयर्स हैं इतने इतने प्राइस पे. तो इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. ऐसे ऐसे हम इन सब का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका टोटल कर देंगे. वी विल गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, और फिर उसमें से हम जो भी हमारी लायबिलिटी है, इस केस में ये 30 lakhs की हमारे पास अक्रूड मैनेजमेंट फीस है, ये हम माइनस कर देंगे. तो वी विल गेट द पोर्टफोलियो वैल्यू. फिर जो पोर्टफोलियो वैल्यू आएगी उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे. वी विल गेट द NAV. सो सिंपल सा क्वेश्चन है. आप चाहो तो यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और एक बार आप सॉल्व करके फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो. सो आई होप आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया होगा. अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. तो इसमें हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? ये 5 कंपनीज हैं. पहली कंपनी के 1,10,000 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 2685.45. ये हो गया पहली कंपनी का. इसी तरह हम सेकेंड कंपनी पे आएंगे. सेकेंड कंपनी के हमारे पास 3,12,000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस विच इज़ 259.95. 259.95. फिर हम थर्ड कंपनी के हमारे पास 4,50,000 शेयर्स हैं. वी हैव 4,50,000 शेयर्स at the current market price of 523.1. 523.1. Similarly, fourth company के 3,90,000 shares हैं. 3,90,000 into 883.30. 883.30. फिर फिफ्थ कंपनी कि हमारे पास 2,99,000 शेयर्स हैं. 2,99,000 शेयर्स एट द मार्केट प्राइस ऑफ 502.75. 502.75. तो ये हो गई हमारे पास ये कंपनीज की इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं. इसको हम कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लें. तो यहाँ पे वी विल गेट 295,399 500, 81, 104, 400, 235, 395, 000, 235, 395, 000. And यहाँ पे we will get 3,90,000 into 83.30 will be 344,487. 000. And last पे we will get 299,000 to 502.75 will be 150,322,250. ये जो है ये इन कंपनीज की अलग अलग जो शेयर्स की इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू है. इसको हम टोटल कर दें तो वी विल गेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which will be 11,06,708,150. So ये जो है ये कंपनी के टोटल असेट्स हैं बिकॉज और कोई असेट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं. सो दिस विल बी द टोटल असेट्स. अब हम टोटल असेट्स में से जो भी टोटल लायबिलिटी है, हमारे पास एक ही लायबिलिटी इस क्वेश्चन में है विच इज़ द अक्रूड मैनेजमेंट फीस. accrued management fees of 30 lakhs. Assets में से हम 30 lakhs minus कर देंगे which is our liability. We will get the portfolio value which will be 1,103,708
150 एंड सो ये हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू है। सो हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये हमने सॉल्व कर लिया। वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे NAV को। नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू divided by the number of units. So portfolio value is 1103,708,150 divided by number of units, which is 1075,730,000. सो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो वी विल गेट NAV ऑफ 10.26 रुपीज़ पर यूनिट। दिस इज़ द NAV, नेट एसेट वैल्यू। सो ये हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू है इस क्वेश्चन में एंड दिस इज़ आवर NAV एंड हेंस वी हैव सॉल्व द 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो हमने पोर्टफोलियो वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया। Now we are going to calculate the rate of return of the investor. Rate of return के लिए क्वेश्चन में हमें हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो कि एक इन्वेस्टर ने एक म्यूचुअल फंड में कितने प्राइस पे यूनिट्स खरीदी थी और आज उनकी प्राइस क्या है। ओके, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो उसका रिटर्न होता है। दिस इज़ द कैपिटल अप्रिसिएशन। और कैपिटल अप्रिसिएशन के अलावा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड मिला हो या कोई कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, तो उस डिविडेंड को भी हम इस कैपिटल अप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द टोटल गेन ऑफ द इन्वेस्टर। ओके, तो जो टोटल गेन होगा उसको हम जो परचेज प्राइस है या जो भी NAV एट परचेज है उससे हम डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। वी विल गेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। होल्डिंग पीरियड रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल गेन। जो भी फ़ायदा हुआ है इन्वेस्टर को, टोटल जो कंप्लीट जो गेन है डिवाइडेड बाय NAV एट परचेज, किस प्राइस पे उसने ख़रीदा था, या NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इंटू 100 विल गिव आवर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और जो टोटल गेन है दिस इज़ इक्वल टू जो भी डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर को, जो भी कैपिटल गेन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और जो भी अप्रिसिएशन हुआ है प्राइस में, NAV के प्राइस में जो भी अप्रिसिएशन हुआ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। NAV एट द एंड, NAV एंड क्या है और NAV बिगिनिंग में क्या थी या परचेज के टाइम क्या थी। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट द कैपिटल अप्रिसिएशन। ये अप्रिसिएशन भी हो सकता है और ये हो सकता है कि ये लॉस भी हो, क्योंकि हो सकता है कि आज जो NAV है वो जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा था उससे कम हो। सो ये हो सकता है कि ये नेगेटिव में भी आ जाए। दिस डिवाइडेड बाय NAV परचेज into 100 will give our rate of return. Okay, so ये फॉर्मूला है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। सो ये बुक में ही एक सॉल्व इलस्ट्रेशन है सिंपल सा। इसके बाद हम कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं।
इसमें क्या है कि इन्वेस्टर ने ख़रीदा था 17.6 पे और उसको डिविडेंड मिला है 2 रुपये का पर यूनिट, और आज जो प्राइस है वो है 19.875। तो जो टोटल गेन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए टोटल गेन जो भी है विच इज़ डिविडेंड है 2 रुपये का, प्लस जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है। कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है NAV एट द एंड। आज क्या NAV है? 19.875। 19.875 माइनस 17.60, ये NAV का करंट प्राइस है और इस प्राइस पे इन्वेस्टर ने खरीदा था। ओके, तो दिस डिवाइडेड बाय परचेज NAV which is 17.60 into 100. So this will be 4.275 upon 17.6 into 100, which will be 24.29%. So ये है इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न which is also known as holding period return. ठीक है, अब इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है एंड इसमें हमें NAV एंड द रेट ऑफ रिटर्न दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यू विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वैल्यू, द NAV एज वेल एज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। सो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में आया था एंड इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सो पहले ही चीज़ तो हमें पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड एज यू नो पोर्टफोलियो वैल्यू का फार्मूला, पोर्टफोलियो वैल्यू का फार्मूला इज मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स प्लस रिसीवेबल्स प्लस एक्रूड इनकम ये है हमारी टोटल असेट्स माइनस liabilities, which are liabilities minus accrued expenses. ठीक है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स इस क्वेश्चन में है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फंड्स इज 6,300 crores. Market value of funds is 6,300 crores. Receivables are 150 crore plus accrued income is also 150 crore. Okay, इसमें से liabilities माइनस करेंगे which are, the liability है हमारे पास 225 करोड़ की, 225 minus accrued expenses we have of 412.5 crore. 412.5 crore. Okay, so if you solve this we will get 5962.5 crores. दिस विल बी द पोर्टफोलियो वैल्यू। अब NAV कैलकुलेट करने के लिए पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पोर्टफोलियो वैल्यू इज 5962.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स,
नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 250 करोड़. 250, we will get the NAV of 23.85 rupees per unit. So ये हो गया NAV एंड पोर्टफोलियो वैल्यू. एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली. अब हम सेकेंड चीज़ करेंगे कैलकुलेट, विच इज़ द रेट ऑफ रिटर्न फॉर द यूनिट होल्डर. सो रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी टोटल गेन है, रेट ऑफ रिटर्न टोटल गेन डिवाइडेड बाय NAV एट द परचेज. सो टोटल गेन क्या है? डिविडेंड मिला है 3 रुपये का, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है. कैपिटल अप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. NAV एट द एंड इज 23.85 minus NAV at the beginning. NAV at the purchase price is 22.5. This divided by NAV at the purchase, which is 22.5. So we will get 4.35 upon 22.5. इसको into 100 कर दो. You will get the percentage, which is 19.333%. किसी चीज़ को भी आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, अगर डिवाइड करके आया है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो उसको इंटू 100 कर दो. यू विल गेट द परसेंटेज. ओके, सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 6 मार्क्स का है, बट सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं. ओके गाइज, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जून 19 पेपर. एंड इस क्वेश्चन में भी आपको रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है. द डिफरेंस इज कि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो जो डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन जो भी उसको कैपिटल गेन मिला है, या तो वो अपने पास रख ले, या फिर वो उस डिविडेंड को दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे. सो आपको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट कि इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए प्रेफरेबल है, कौन सा बेनिफिशियल है. सो द क्वेश्चन सेज कि अ म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट हैज़ शोन NAV of 8.75 and 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively. मतलब साल की शुरुआत में 8.75 NAV थी और साल के एंड में 9.45 की NAV है. सो यहाँ से हमको हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाएगा, कितना हुआ. और फिर जो फंड है, इन्वेस्टर्स के पास ये दो ऑप्शंस हैं कि या तो जो वो डिविडेंड का अमाउंट है 0.75 और जो कैपिटल गेन है 0.6, या तो वो अपने पास रख लें, या फिर वो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा फंड में इन्वेस्ट कर दें. ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले हम ऑप्शन 1 का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे. ऑप्शन 1 में एज यू नो, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल गेन अपॉन NAV परचेज
into 100 and total gain is equal to dividend जो भी मिला है which is 0.75 plus capital gain मिला है 0.6 प्लस हमें मिला है कैपिटल एप्रिसिएशन जो हुआ है विच इज़ NAV एट द एंड में NAV थी 9.45 माइनस NAV एट द बिगिनिंग विच इज़ 8.75 divided by NAV at the purchase या NAV at the beginning which is 8.75 into 100. इसको सॉल्व करें तो we will get 0.7 plus 0.6 plus 9.45 minus 8.75 is equal to 0.7 upon 8.75 into 100. So this will be 2.05 upon 8.75 into 100 which will be equal to 23.43%. The rate of return is. So first option में investor will have a rate of return on 23.43%. So ऑप्शन 1 का रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे लिख लेते हैं. रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 23.43%. ऑप्शन 2 पे इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो जो डिविडेंड और जो कैपिटल गेन है उसको दोबारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें एट इस प्राइस पे और फिर हमें इसका रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है. तो इसमें हमें पहली चीज़ हमें पता करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर्स को कितने पैसे मिले हैं. तो डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर को 0.75 और कैपिटल गेन मिला है 0.6. ये हमें मिला है एक यूनिट पे एंड टोटल 300 यूनिट्स हैं. सो इन्वेस्टर्स को टोटल मिला है 405 रुपीज़. ठीक है, एज डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. अब इस पैसे को वापस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 8.65. तो 405 रुपीज़ को अगर हम 8.65 पे दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें टोटल कितनी यूनिट्स मिलेंगी. 405 डिवाइडेड बाय 8.65 विल गिव यू 46.82 यूनिट्स एडिशनल मिली हैं. तो अब टोटल यूनिट कितनी हो गई इन्वेस्टर के पास. टोटल यूनिट इज इक्वल टू 300 पहले थी, फिर मिली 46.82 इज इक्वल टू 346.82 यूनिट टोटल हो गई. अब हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ इन्वेस्टर का इस ऑप्शन में. तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एट द एंड. मतलब साल के एंड में जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स थी उनकी टोटल वैल्यू क्या है. सो at the end of the year NAV is 9.45 into total units at the end of the year is 346.82. so this will give you 3277.45 rupees. इसमें से अगर हम
जो वैल्यू एट द बिगिनिंग थी 8.65 एक यूनिट की वैल्यू थी, एंड टोटल हमारे पास 300 यूनिट्स थी, तो वी विल गेट 2625। ओके, तो साल के एंड में ये वैल्यू थी 3277.45 और साल की शुरुआत में 2625 वैल्यू है, तो टोटल जो गेन हुआ इन्वेस्टर का 6.2.45। ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न सेकेंड ऑप्शन में आएगा टोटल गेन अपॉन वैल्यू एट द बिगिनिंग विच इज़ 2625। टोटल गेन इज 652.45 अपॉन 2625 into 100 will give you a rate of return of 24.86%. So first option में rate of return was 23.43%, option 2 में rate of return है 24.86%. So इस केस में इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन 2 इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इसमें इसका रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर. So investor should choose to reinvest the distributions at the NAV of 8.65%, 8.65 per unit. Okay, so ये next question है, ये latest exam का question है. This is of December 2020 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था. इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में आपको NAV कैलकुलेट करनी है. इस क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग दिन का डेटा दिया हुआ है एंड आपको इन दो अलग अलग दिन का NAV कैलकुलेट करना है. और साथ में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एक इन्वेस्टर है रमेश, इसने फ़ंड में 1,95,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं ऑन 2 जनवरी एट 2 PM. ये टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज आपको किस दिन की NAV मिलेगी, दिस डिपेंड्स कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की है. फॉर एग्ज़ाम्पल सेबी ने कुछ ये कट ऑफ टाइम डिसाइड किया है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से कम है और आप अगर 3 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हो इन इक्विटी एंड डेट फंड्स अदर देन लिक्विड फंड्स. सो अगर आप 3 बजे से पहले इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेम डे NAV मिलेगी, और आप अगर 3 बजे के बाद इन्वेस्ट करते हो तो यू विल गेट द नेक्स्ट बिजनेस डेज NAV. ठीक है, एंड सेम चीज़ रिडेम्पशन के केस में भी है कि अगर आप 3 बजे के पहले रिडीम करते हो तो आपको सेम डे NAV मिलेगी, और आप अगर 3 बजे के बाद रिडीम करते हो तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की NAV मिलेगी. ठीक है, तो इस केस में क्योंकि इन्वेस्टर ने 2 लाख से कम किया है और 3 बजे से पहले किया है तो ही विल गेट द सेम डेज NAV. तो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि NAV ऑन सेकेंड क्या थी. सेकेंड को NAV कैलकुलेट करने के लिए पहले हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है सेकेंड की. इसमें जो असेट है वो है 19,300 मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, फिर है रिसीवेबल 200, देन you have accrued income of 150,
ये है टोटल असेट्स, इसमें से हम जो टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, तो टोटल लाइबिलिटीज़ है एक्रूड एक्सपेंसेस 50 एंड अदर पेबल्स ऑफ 100, तो 50 प्लस 100 इसमें से माइनस कर देंगे, वी विल गेट 19,500। दिस इज़ इन 1000, तो इसमें हम 3 ज़ीरो और ऐड कर देंगे। अब ये है हमारी पोर्टफोलियो वैल्यू, तो NAV विल बी पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेकेंड को टोटल यूनिट्स थी 5 lakhs, सेकेंड को NAV आएगी 39 रुपीज़ की। अब जो है म्यूचुअल फंड को राकेश से कितने पैसे मिले, राकेश से मिले हैं 1,95,000 रुपीज़। तो राकेश को टोटल कितनी यूनिट्स अलॉट होंगी, राकेश को होंगी, राकेश ने 1,95,000 दिया है और इसको क्योंकि सेकेंड की NAV मिलेगी विच इज़ 39 रुपीज़, सो ही विल गेट 5,000 यूनिट्स। सो अब जो है फर्म के पास टोटल यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, 5 लाख पहले थी प्लस 5,000 अभी मिली, विल बी 5,05,000। okay, so we will write this information here कि second NAV is 39 and units हो गए हैं अब हमारे पास 5,05,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि थर्ड को क्या NAV है। NAV on 3rd January विल बी, जो भी टोटल असेट्स हैं, पहला तो है हमारे पास थर्ड को मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज 19,800, सो 19,800 प्लस रिसीवेबल्स ऑफ 200 प्लस accrued income of 150 प्लस और कुछ है हमारे पास, और है हमारे पास ये जो राकेश ने ये पैसे दिए थे वो अभी कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े होंगे, सो ये भी एक असेट है, सो इसको भी हम ऐड कर लेंगे 1,95,000 रुपीज़, ये भी हम टोटल असेट में ऐड करेंगे। सो और फिर इसमें से जो भी टोटल लायबिलिटी है विच इज़ accrued expenses of 50,000 and other payables of 100,000, so 50,000 की ये हो गया प्लस 100,000 का ये हो गया, ये करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी 21,95,000। ठीक है, ये है पोर्टफोलियो वैल्यू ऑन थर्ड। अब NAV हो जाएगी पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, सो 21,95,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स हैं हमारे पास, टोटल यूनिट्स हैं 5,05,000, ये हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं 5,05,000। So the new NAV on third will be 39.99 rupees. So that's how we will solve a question like this. इसमें हमने सेकेंड की NAV कैलकुलेट कर ली, थर्ड की NAV कैलकुलेट कर ली, और राकेश को कितने यूनिट्स मिलेंगे
5000 वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके गाइस, सो वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वैल्यू, द NAV एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर. सो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे द पब्लिक ऑफर प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस. तो पब्लिक ऑफर प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स को पब्लिक को ऑफर करता है, मतलब जिस प्राइस पे इन्वेस्टर यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर प्राइस. सो ये पब्लिक ऑफर प्राइस हो सकता है NAV के इक्वल हो कि, या हो सकता है ये पब्लिक ऑफर प्राइस NAV से ज़्यादा हो. तो NAV से ज़्यादा कब होगा? जब म्यूचुअल फंड एक फ्रंट एंड लोड चार्ज करेगा. ठीक है, जैसा कि हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड तीन टाइप की फीस चार्ज करते हैं. वन इज़ द फ्रंट एंड लोड, द सेकेंड इज़ बैक एंड लोड एंड द थर्ड इज़ द एक्सपेंस रेशियो. तो फ्रंट एंड लोड तब चार्ज किया जाता है जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हो. तो अगर म्यूचुअल फंड फ्रंट एंड लोड चार्ज कर रहे हैं तो फिर जो पब्लिक ऑफर प्राइस होगा वो हमेशा NAV से ज़्यादा होगा. ओके, एंड पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला होता है पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक ऑफर प्राइस. सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है रिडम्पशन प्राइस का. रिडम्पशन प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हो म्यूचुअल फंड से, दैट इज कॉल्ड द रिडम्पशन प्राइस. ओके, सो अब रिडम्पशन प्राइस भी हो सकता है NAV के इक्वल हो, या हो सकता है ये रिडम्पशन प्राइस NAV से कम हो. रिडम्पशन प्राइस NAV के इक्वल, रिडम्पशन प्राइस NAV से कम तब होगा जब म्यूचुअल फंड एक फीस चार्ज करेंगे विच इज़ नोन एज द बैक एंड लोड. तो वो ये फीस काट के आपको आपके पैसे मिलते हैं. दैट्स वाई द रिडम्पशन प्राइस इज़ ऑलवेज लेस देन द NAV अगर बैक एंड लोड चार्ज होता है तो. ठीक है, तो फ्रंट एंड लोड बिगनिंग में चार्ज होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड द बैक एंड लोड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन चार्ज होता है. ठीक है, एंड द रिडेम्पशन प्राइस का फॉर्मूला है NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. ठीक है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि पब्लिक ऑफर प्राइस का रिलेशनशिप फ्रंट एंड लोड से होता है, तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड लोड लेते हैं, एंड रिडेम्पशन प्राइस का रिलेशनशिप बैक एंड लोड से होता है, तो यहाँ पे हम बैक एंड लोड लेते हैं. यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं. इसी फॉर्मूले को अगर आप आगे एक्सटेंड करो तो अगर आपको NAV की वैल्यू फाइंड करनी है, NAV हो जाएगा NAV इज इक्वल टू, तो ये जो पोर्शन है 1 प्लस बैक एंड लोड, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिडम्पशन प्राइस इनटू 1 प्लस बैक एंड लोड. ठीक है, सो आप रिडम्पशन प्राइस के फॉर्मूले से NAV भी फाइंड कर सकते हो. रिडम्पशन प्राइस इनटू
रिडम्पशन प्राइस इंटू 1 प्लस बैक एंड लोड इज इक्वल टू NAV। सिमिलरली आप पब्लिक ऑफर प्राइस के फॉर्मूले से भी NAV पता कर सकते हो, विच विल बी NAV इज इक्वल टू पब्लिक ऑफर प्राइस इंटू 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ये जो पोर्शन है इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो POP इंटू 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू NAV। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू दे रखी है और हमें फ्रंट एंड लोड है 2% एंड द बैक एंड लोड इज़ 3%, और हमें कैलकुलेट क्या करना है NAV एंड पब्लिक ऑफर प्राइस। ओके, सो हमें रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू कैलकुलेट द NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। So redemption price into 1 plus back end load will be the NAV. So values को अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो redemption price is equal to 48 is equal to NAV, हमें नहीं पता, NAV लेंगे, and 1 plus back end load is 2%, 3%, तो 0.03। So NAV is equal to 48 into 1.03। तो NAV will be 49.44 rupees। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि अगर बैक एंड लोड चार्ज होता है तो जो रिडम्पशन प्राइस होगा वो हमेशा NAV से कम होगा। ठीक है, अब जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमें पब्लिक ऑफर प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो पब्लिक ऑफर प्राइस विल बी NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। NAV हमने कैलकुलेट किया है 49.44 अपॉन 1 minus front end load which is 2%, so we will write it as 0.02 and POP हमें जो फाइंड करना है, तो दिस विल बी 49.44 upon 0.98 which will give you 50.45 rupees is our POP पब्लिक ऑफर प्राइस। ठीक है, सो ऐसे अगर आपके पास रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू है, NAV आपको पता है, बैक एंड लोड पता है, तो उससे अगर आपके पास रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू पे है, आपके पास बैक एंड लोड फ्रंट एंड लोड है, तो आप आराम से आप NAV फाइंड कर सकते हो एंड फिर NAV से आप पब्लिक ऑफर प्राइस फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास फ्रंट एंड लोड की वैल्यू है तो। ओके, सो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। सो ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में हमें रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू दी है, पब्लिक ऑफर प्राइस की वैल्यू दी है एंड NAV की वैल्यू दी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रंट एंड लोड एज वेल एज द बैक एंड लोड चार्जेस। सो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लें यहाँ पे। NAV is 12 rupees, the redemption price is 11.65 rupees and the POP public offer price is 12.5 rupees, एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
we need to find out the front end load and the back end load charges. तो फ्रंट एंड लोड फाइंड करने के लिए वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ पीओपी, पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। अब हमें पीओपी की वैल्यू पता है 12.5, NAV की वैल्यू हमें पता है 12 एंड 1 माइनस फ्रंट एंड लोड की वैल्यू हमें नहीं पता, वी विल राइट इट एज x। तो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो वी विल राइट इट एज 12.5 अपॉन 1। ओके, बिकॉज आप किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो तो द आंसर विल बी द सेम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, फिर 12.5 इंटू 1 इज इक्वल टू सॉरी 12.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 12.5 माइनस 12.5 इंटू x इज इक्वल टू 12.5x इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। ओके, सो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस 12.5 इधर ही रहेगा, ये 12.5 माइनस ये 12.5 इस साइड आ जाएगा, तो ये 12.5 माइनस 12, फिर इसको और आगे ले जाएं तो x इज इक्वल टू 12.5 माइनस 12, और ये जो 12.5 था यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 12.5। ठीक है, सो x विल बी 0.5 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू इंटू 100 कर दें तो वी विल गेट वैल्यू इन परसेंटेज विच इज़ 4%। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमें बैक एंड लोड पता करना है तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ रिडेम्पशन प्राइस। रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। रिडेम्पशन प्राइस हमें पता है 11.65, NAV हमें पता है 12, बैक एंड लोड हमें पता है नहीं पता है 1 प्लस x। सो दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.65 इंटू 1 विल बी 11.65 प्लस 11.65x, ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर आगे ले जाएं इसको, 11.65x इज इक्वल टू 12 माइनस 11.65, फिर और आगे ले जाएं x इज इक्वल टू 12 माइनस 11.65 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई था 11.65 तो ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 11.65। सो दिस विल बी 0.35 अपॉन 11.65 इंटू 100 कर दें, परसेंटेज में आ जाएगा, this will be 3%. Okay, so that's how you will calculate the value of front end load and the back end load from the values of NAV, redemption price and the public offer price। अगर आपको ये values दी हैं क्वेश्चन में तो आप आराम से फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको सिंपल, अगर आपको फ्रंट एंड लोड का फॉर्मूला सिंपल है, फ्रंट एंड लोड विल बी पीओपी माइनस NAV अपॉन पीओपी इंटू 100।
ये फ्रंट एंड लोड का फॉर्मूला है और यही चीज़ हमने फॉर्म यहाँ पे की है। फ्रंट एंड लोड जो हमने एक्स ले लिया था, POP माइनस NAV अपॉन POP इंटू 100 कर दिया था, तो वही चीज़ ये इसका फॉर्मूला है। ये हमने यहाँ से POP के फॉर्मूले से ये चीज़ डिराइव की है। आप चाहो तो ये सीधा सीधा भी ले सकते हो, बट अच्छा होगा कि आप ये फॉर्मूले से प्रॉपरली पूरा डिराइव करके शो करो, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सिमिलरली रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला विल बी NAV माइनस रिडम्पशन प्राइस, सॉरी बैक एंड लोड का फॉर्मूला है ये। बैक एंड लोड का फॉर्मूला विल बी NAV माइनस रिडम्पशन प्राइस अपॉन रिडम्पशन प्राइस इंटू 100। ये आप फॉर्मूले में भी ये चीज़ हमने यहाँ पे की है, तो ये चीज़ आप फॉर्मूले में पिट कर दो, यू विल गेट द रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू। सो एग्ज़ाम में दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स और कमेंट करें एंड आई विल गेट बैक एट यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे इन टच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।